हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की है एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स की। ये आपको पार्शली सीए इंटरमीडिएट में एप्लीकेबल है, कुछ स्टैंडर्ड्स आपको फाइनल में है। एंड अगर आप प्रोफेशनल लाइफ की बात करोगे तो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स एज पर जो प्रोफेशनल सर्विस आप प्रोवाइड करोगे वो पर्टिकुलर एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स आपको एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो हम लोगों ने आपके लिए ये प्रोफेशनल बैच डेवलप की है जिसमें आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर होने वाला है एंड प्रोफेशनल लाइफ में आपको ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स का अंडरस्टैंडिंग बहुत काम में आने वाला है। तो हम लोगों ने सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड्स। प्रीफेस मतलब क्या होता है मित्रों? एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट। हमारे पास कुल मिलाकर एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स के बैनर के अंडर कुल मिलाकर 5 कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड्स हमारे पास आते हैं, 5 प्रकार के स्टैंडर्ड्स। पहला स्टैंडर्ड हमारा आता है क्वालिटी कंट्रोल का, ठीक है। दूसरा स्टैंडर्ड हमारे आते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। नंबर 3 पे हमारे आते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स। नंबर 4 पे हमारे आते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। एंड नंबर 5 पे हमारे स्टैंडर्ड्स आते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है। उसमें से भी ये जो क्वालिटी कंट्रोल वाला स्टैंडर्ड है ये सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स को एप्लीकेबल होने वाला है। यानी जो भी व्यक्ति आईसीएआई के साथ रजिस्टर्ड है और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है एज अ सर्टिफाइड क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसे स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल मैंडेटरीली फॉलो करना पड़ेगा। उसी के साथ अब एक प्रोफेशनल हो सकता है ऑडिटिंग में करियर बनाए, हो सकता है रिव्यू में करियर बनाए, हो सकता है एश्योरेंस सर्विसेज में करियर बनाए, या फिर हो सकता है रिलेटेड सर्विसेज में करियर बनाए। तो हमारा इंस्टीट्यूट क्या कहता है कि इन सारे सिनेरियोज को कवर करने के लिए हमने कलेक्टिवली एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए हैं। अब इन कलेक्टिवली स्टैंडर्ड्स के लिए हम लोगों ने एक कंप्लीट इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बनाया जिसमें इन सारे स्टैंडर्ड्स के बारे में, इनका स्कोप, अथॉरिटी, इनको एप्लीकेबिलिटी कैसी रहेगी, अमेंडमेंट्स कैसे होते हैं, अपडेट्स कैसे होते हैं, इनसे जुड़ी हुई सारी बातें हम लोगों को इस प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड्स में पढ़ने को मिलने वाली है। अब ये जो प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल एंड ऑल अदर स्टैंडर्ड्स है, इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसी है प्रोफेशनल लाइफ में? तो मित्रों, जितने भी स्टैंडर्ड्स की कैटेगरीज है, इन सारे के सारे स्टैंडर्ड्स की कैटेगरीज में जितने भी इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स होंगे, जो भी एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स होंगे, जो भी क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स होंगे, उस इंडिविजुअल स्टैंडर्ड यानी प्रीफेस का डॉक्यूमेंट प्लस इंडिविजुअल स्टैंडर्ड, हमेशा इसकी एप्लीकेबिलिटी ऐसी रहेगी। यानी ये जो प्रीफेस वाला जो हमारा पोर्शन है, ये सारे स्टैंडर्ड्स के साथ हमें कलेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा। जहां पर भी हमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमें उसका क्लैरिफिकेशन प्रीफेस के डॉक्यूमेंट में मिल सकता है। ये इसका मतलब होता है। ये बेसिक जानकारी मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो का जो डिस्कशन का मुद्दा है वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तो मित्रों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, हमारे टॉपिक का नाम है प्रोफेशनल जजमेंट। टॉपिक नंबर 7 है और हमारा जो प्रीफेस का डॉक्यूमेंट है उसमें पैराग्राफ नंबर 9 है जिसका टाइटल प्रोफेशनल जजमेंट है। मैं आपको ओरिजिनल टेक्स्ट में भी लेके चलता हूँ स्टैंडर्ड्स की। ये है हमारे प्रीफेस का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि भाई साहब हमारे टाइटल में कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती है। तो इस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया है जिसे कहा जाता है प्रीफेस, यानी इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स ऑन एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल। उसमें से हम लोगों ने दोस्तों इंट्रोडक्शन, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, 4, 5, 6, ये 6 टॉपिक हमारे पढ़ के हो चुके हैं। इसके वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर आपको, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल हो गए हैं। दैट मीन्स पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, पैराग्राफ नंबर 8 तक के हमारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हो चुके हैं। अब ये जो प्रोफेशनल जजमेंट वाला टॉपिक है ये आपका कवर होता है पैराग्राफ नंबर 9 में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में। मैं आपको दिखा देता हूँ वो। अब ये जो प्रोफेशनल जजमेंट वाला पैराग्राफ है इसमें एक बार मैं आपको यहीं पे रीड करा देता हूँ और उसका कनेक्शन पैराग्राफ नंबर 8 से किस तरीके से है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोफेशनल जजमेंट,
द नेचर ऑफ द स्टैंडर्ड्स और जनरल क्लैरिफिकेशंस, यानी अभी तक हम लोगों ने प्रीफेस में किन किन बातों की बात की है? हम लोगों ने प्रीफेस में बात की है स्टैंडर्ड्स की और उनसे रिलेटेड जनरल क्लैरिफिकेशंस की। स्टैंडर्ड्स कितने हैं हमारे पास? क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिटिंग, रिव्यू, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, ये 5 प्रकार के स्टैंडर्ड्स है और उन 5 प्रकार से के स्टैंडर्ड से रिलेटेड जनरल क्लैरिफिकेशंस, इतना डिस्कशन हम लोगों ने अभी तक किया है। ठीक है, अब ये जो प्रोफेशनल जजमेंट है ये हमें स्टैंडर्ड्स का काम करते हुए भी और जनरल क्लैरिफिकेशंस को समझने में भी और उनको अप्लाई करने में भी, यानी अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड जनरल क्लैरिफिकेशंस, इन दोनों अरीनाज में हमें प्रोफेशनल जजमेंट को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट है आपके पैराग्राफ नंबर 9 का। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितने पैराग्राफ पढ़े स्टैंडर्ड्स को समझने के लिए, उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए और उनके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हमें प्रोफेशनल जजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। यही बात आपको पैराग्राफ नंबर 9 में बताई गई है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि पैराग्राफ नंबर 9 के की पॉइंट्स कौन से हैं। तो मित्रों, पैराग्राफ नंबर 9 में सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आएगा कि प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या होता है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 में हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग प्रोफेशनल जजमेंट, यानी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो प्रोफेशन है, जो फील्ड है, उस फील्ड में प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या होता है। तो उसके लिए हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। फिर तीसरा पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं की एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, कौन से क्वालिटीज से मिलकर प्रोफेशनल जजमेंट निर्माण होता है, उसको किस तरीके से हैंडल करना है, उसे किस तरीके से अप्लाई करना है। चौथे पॉइंट में हम देखेंगे एग्जाम्पल सिनेरियोज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, यानी एक ऑडिटर अपना प्रोफेशनल जजमेंट कैसे अप्लाई करता है, कैसे एक्सरसाइज करता है, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम देखेंगे मटेरियलिटी इन ऑडिट, यानी कि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब हम ऑडिट करते हैं तब हमें मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है। तो ऑडिट करते दौरान मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट जब हमें अप्लाई करना है तो हमें हमारा प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो वो कैसे होगा, वो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 हम देखेंगे इवेल्युएटिंग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यानी गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है हमारे भाषा में, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी की भाषा में, कि भाई साहब एक बिजनेस होता है, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी व्यापारी अपना जो बिजनेस होता है उसको कंटिन्यू करने के लिए शुरू करता है। कोई भी व्यापारी अपने बिजनेस को बंद नहीं करना चाहता। तो गोइंग कंसर्न मतलब क्या, कि बिजनेस आपका स्टेबल है, आपके पास वर्किंग कैपिटल सही तरीके से, और नियर फ्यूचर में आपका बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, बंद नहीं होगा। ये होता है गोइंग कंसर्न, यानी नियर फ्यूचर, यानी जितना आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, जितना प्रोजेक्शन कर सकते हो, 2 साल 3 साल 4 साल आपका बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, उसे हम कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो एग्जाम्पल 2, अगर किसी प्रोफेशनल एंगेजमेंट के दौरान अगर आपको गोइंग कंसर्न वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका इवैल्यूएशन करना है, तब भी आपको प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। फिर एग्जांपल नंबर 3 हम देखेंगे रिस्क बेस्ड अप्रोच इन एंगेजमेंट्स। तो ऐसे 3 अलग अलग प्रकार के सिनेरियोज मैंने आपके लिए डिजाइन किए हैं यहाँ पर। एक आएगा आपका मटेरियलिटी, दूसरा आएगा गोइंग कंसर्न और तीसरा आएगा रिस्क बेस्ड अप्रोच। तो 3 अलग अलग सिनेरियोज में आप प्रोफेशनल जजमेंट कैसे अप्लाई करोगे एज पर द प्रीफेस, ये आपको समझ में आने वाला है। उसके बाद हमारे ओरिजिनल पैराग्राफ में कुछ फुटनोट दिए हैं, उन फुटनोट्स का एक्सप्लेनेशन पॉइंट नंबर 5 में आपको मिलने वाला है, एंड पॉइंट नंबर 6 में हम पूरे के पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से 6 मुद्दों में हम पैराग्राफ नंबर 9 का यानी प्रोफेशनल जजमेंट का डिस्कशन करने वाले। आई होप कि आपको ये सारे के सारे की पॉइंट्स एकदम सही तरीके से समझ में आ गए हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे डिटेल्ड नोट्स में। लो, हम लोग पहुंच गए हैं हमारे प्रोफेशनल जजमेंट वाले नोट्स में। सबसे पहले तो ओरिजिनल टेक्स्ट को ही हम अच्छे से पढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 9 प्रोफेशनल जजमेंट, ये आपकी ओरिजिनल टेक्स्ट है। द नेचर ऑफ द स्टैंडर्ड्स और जनरल क्लैरिफिकेशंस, यानी स्टैंडर्ड्स और जनरल क्लैरिफिकेशंस दोनों को इंक्लूड करके ये पैराग्राफ बात कर रहा है। द नेचर ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑब्लिक जनरल क्लैरिफिकेशंस requires the professional accountant to exercise professional judgment in applying them। ठीक है भाई साहब, the nature of the standards oblique general clarifications requires the professional judgment to exercise requires the professional accountant
to exercise professional judgment in applying them. In applying what? In applying standards and general clarifications. तो जो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट होता है, जब भी वो अपना प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करेगा, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो होता है, जब भी वो कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो उसे स्टैंडर्ड्स एंड जनरल क्लैरिफिकेशंस को अप्लाई करने में अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना पड़ेगा। ये बेसिक मीनिंग है पैराग्राफ नंबर 9 का। अब इस पैराग्राफ नंबर 9 में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने की पॉइंट्स ऊपर में डिस्कस किए थे, अभी रिसेंटली डिस्कस किए थे। उन्हीं की पॉइंट्स को मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब ये फुटनोट नंबर 4 क्या कहती है हमें? ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट का मतलब बताती है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ नंबर 9। तो प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड्स ऑन एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, पैराग्राफ नंबर 9 के लिए प्रोफेशनल अकाउंटेंट का मतलब क्या है? The term professional accountant refers to a member of the Institute of Chartered Accountants of India, यानी एक qualified chartered accountant जिसने CA Foundation, Intermediate and Final along with GMCS, Orientation, Articleship, Advanced ITT, Advanced GMCS, जितने भी इंस्टीट्यूट के एकेडमिक कोर्सेस है टू क्वालिफाई द चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम, वो सारे कंप्लीट किए हैं इन अ फेयर मैनर। उसके बाद वो जाके CA फाइनल का मार्कशीट उसके पास आई है, फिर उसने CA की मेंबरशिप ली है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ली है, ICAI के साथ रजिस्टर्ड हुआ है। तो ऐसे प्रोफेशनल को पैराग्राफ नंबर 9 के कॉन्टेक्स्ट में प्रोफेशनल अकाउंटेंट कहा जाता है। ठीक है, की पॉइंट्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिए। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर अंडरस्टैंडिंग प्रोफेशनल जजमेंट, उसकी डेफिनेशन, एप्लीकेबिलिटी, की एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, एग्जाम्पल, 3 अलग अलग सिनेरियोज हम देखेंगे, मटेरियलिटी, गोइंग कंसर्न एंड रिस्क बेस्ड अप्रोच। उसके बाद में ये जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट की जो फुटनोट है उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे ताकि और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एनहांस हो, क्लैरिटी के साथ हमारे साथ में रहे। एंड एट द एंड पूरे के पूरे पैराग्राफ नंबर 9 का जिस्ट यानी कंक्लूजन। इस तरीके से हमें पैराग्राफ नंबर 9 को पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या बातें पता चलने वाली है वो देखो। प्रोफेशनल जजमेंट प्लेज अ क्रूशल रोल in applying engagement and quality control standards issued by the Auditing and Assurance Standard Board under the authority of the Council of ICAI। तो यहाँ पर प्रोफेशनल जजमेंट का इंपॉर्टेंस हमें बता दिया गया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट? जब भी हम एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तब हमें प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करना पड़ता है। इसीलिए प्रोफेशनल जजमेंट जो है हमारे पूरे के पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के करियर में एक क्रूशल रोल प्ले करता है। उसके बाद द स्टैंडर्ड्स आर डिजाइंड टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क but their effective application requires professional accountants to use their knowledge, experience and ethical considerations while conducting engagements। अब यहाँ पर 3 बातें आप ध्यान में रखना, 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है, 3 क्वालिटीज। पहला नॉलेज, दूसरा है आपका एक्सपीरियंस और तीसरा है आपका एथिकल कंसिडरेशंस। ठीक है, ये 3 क्वालिटीज मिलकर आपका प्रोफेशनल जजमेंट बनता है। नॉलेज, एक्सपीरियंस यानी एकेडमिक प्लस जो आपका एकेडमिक एक्सेलेंस प्लस आपका जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है वो, और बाद में एथिकल कंसिडरेशंस यानी ICAI का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो इन जनरल हम एथिकली बिहेव करते हैं, वो सारी चीज़ें गुड क्वालिटीज़ मिला के आपका प्रोफेशनल जजमेंट तैयार होता है। एक बार फिर से इस स्टेटमेंट को पढ़ो। द स्टैंडर्ड्स आर डिजाइंड टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क, यानी ये जो एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है, ये हमारे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल्स को एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क और गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि हमें ये पता रहे कि काम किस तरीके से करना है। बट देयर इफेक्टिव एप्लीकेशन रिक्वायर्स प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स टू यूज देयर नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एथिकल कंसिडरेशंस। इन शॉर्ट, इन तीनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है भाई साहब, तो इंस्टीट्यूट ने हमारे लिए सारे के सारे एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स बना के तो रखे, लेकिन वो सिर्फ रखे हुए, उसका कोई अभी वैल्यू नहीं है। लेकिन हमारे जैसे प्रोफेशनल्स जब उन स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे, जब उन स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल में रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे, तब जाके वैल्यू क्रिएशन होगा। लेकिन
वो वैल्यू क्रिएट करने के लिए। इसका मतलब ऑडिट रिपोर्ट में जो हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं स्टेक होल्डर्स को, जो ट्रस्ट प्रोवाइड करते हैं हम लोग, जो रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें एंड गोल होता है, वो आपका फ्रूट होता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को सही तरीके से करने के लिए आपको प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग प्रोफेशनल जजमेंट। 3 बातों से मिलके आपका प्रोफेशनल जजमेंट तैयार होता है, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं होगा कि आप जिस दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए उस दिन आपका एकदम परफेक्ट प्रोफेशनल जजमेंट तैयार हो जाएगा, नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी जब आप साल दर साल जीएसटी ऑडिट करोगे, इनकम टैक्स ऑडिट करोगे और स्टैट्यूटरी ऑडिट्स करोगे, बाकी और कंसल्टेंसी प्रोवाइड करोगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, रियल लाइफ सिनेरियोज आपके सामने आते जाएंगे। हर एक क्लाइंट एक अलग सिचुएशन लेके आपके सामने आएगा, फिर आप उस सिचुएशन का एनालिसिस करोगे, प्रॉपर केस स्टडी बनाओगे एंड देन उन्हें एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे। टैक्सेशन की अगर बात है तो टैक्स प्लानिंग का सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे। जीएसटी की बात है तो आप ये उन्हें बताओगे कि कंप्लायंस किस तरीके से करना है, सारी चीज़ें किस तरीके से करनी है। अगर कोई कॉस्टिंग के लिए आपके पास आता है तो आप उसे कॉस्टिंग किस तरीके से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, कॉस्टिंग कम कैसे हो सकती है, बिजनेसेस को चलाना कैसे है, वर्किंग कैपिटल कैसे मेंटेन करनी है, बैलेंस शीट उसको यानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल के पास बहुत सारा नॉलेज होता है रिगार्डिंग फाइनेंशियल फील्ड, तो वो सारा नॉलेज आप शेयर कर सकते हो। लेकिन आपका जो प्रोफेशनल जजमेंट है वो धीरे धीरे साल दर साल काम करने के बाद और एनहांस होते जाएगा, निखरता जाएगा। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जहां पर आप कहोगे कि ये दिस इज द परफेक्ट प्रोफेशनल जजमेंट, नहीं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, बिजनेस सिनेरियो इवॉल्व होते रहेंगे, उसी तरीके से एक प्रोफेशनल को भी हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, उसे भी इवॉल्व होते रहना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल जजमेंट भी आपका समय के साथ इवॉल्व होते रहेगा, इट इज़ अ कंटिन्यूअस जर्नी। ये हो गया आपका एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो प्रोफेशनल जजमेंट के बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद में हम लोग आते हैं अंडरस्टैंडिंग प्रोफेशनल जजमेंट। तो उसकी अब हम फॉर्मल डेफिनेशन, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने एक जनरलाइज्ड मीनिंग पढ़ा ताकि हमें समझ में आ जाए, कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए। अब हम थोड़ी सी उसी प्रोफेशनल जजमेंट वाले जो टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उसका फॉर्मल डेफिनेशन किस तरीके से बन सकता है। तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, प्रोफेशनल जजमेंट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ रिलेवेंट ट्रेनिंग, knowledge and experience by a professional accountant in making informed decisions while performing an engagement। तो सिमिलरली हमने क्या देखा था यहाँ पे, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एथिकल कंसिडरेशंस, ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो इन जनरल सिमिलर क्वालिटीज से ही आपका प्रोफेशनल जजमेंट बनेगा। फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ो। Professional judgment refers to the application of relevant training, knowledge and experience by a professional accountant। Professional accountant मतलब हमारा देखो यहाँ पर एक फुटनोट दिया गया था कि ये जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है उसका मतलब क्या होता है, तो एक मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यानी एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। Professional judgment refers to the application of relevant training, knowledge and experience by a professional accountant in making informed decisions। इन्फॉर्म्ड यानी आपने पूरा एनालिसिस करके प्रॉपरली सिनेरियो का एनालिसिस किया है, प्रॉपर आपने सारे कंप्लायंसेस देखे एंड देन आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस गैदर किया है और उसके बाद में फिर आपने अपना डिसीजन बनाया। इन्फॉर्म डिसीजन मतलब क्या होता है, आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस रिगार्डिंग ऑडिट, रिगार्डिंग एश्योरेंस, जो भी आपका एंगेजमेंट है उस एंगेजमेंट का जो स्कोप है उससे रिलेटेड ऑडिट एविडेंस आपने गैदर किया है, उसे कहा जाता है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग वाइल परफॉर्मिंग एन एंगेजमेंट। तो ये होता है प्रोफेशनल जजमेंट का फॉर्मल डेफिनेशन हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी के बारे में। द नीड फॉर प्रोफेशनल जजमेंट अराइजेस बिकॉज द स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस बट डू नॉट कवर एवरी पॉसिबल सिनेरियो। ये हार्ड ट्रूथ है लाइफ का कि एक किताब में आप पूरे दुनिया के सारे सिनेरियोज एक साथ रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि
वो एक इम्प्रैक्टिकल चीज़ है। दुनिया के सारे बिजनेस सिनेरियो, सारे ऑडिटिंग, एश्योरेंस, रिलेटेड सर्विसेज के सिनेरियो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ बिजनेस सिचुएशंस इवॉल्व होते रहती है। अगर हमने नई, यानी इवॉल्व होना यानी क्या, नई सिचुएशंस का जन्म होना, तो हमारे किताब में जो सिचुएशंस है वो पुरानी सिचुएशंस है। हो सकता है कि उससे सिमिलर कुछ ऑल्टरनेटिव सिचुएशन निर्माण हो जाए। तो ये एक बेसिक चीज़ है, इसीलिए प्रोफेशनल जजमेंट की ज़रूरत हमें हमेशा रहने वाली है। जो हमारे स्टैंडर्ड्स है वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस तो प्रोवाइड, ब्रॉड प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर एवरी सिनेरियो इन द स्टैंडर्ड्स इटसेल्फ। ये पहली प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। दूसरा, रिक्वायर अकाउंटेंट्स टू एनालाइज फैक्ट्स, असेस रिस्क एंड मेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली। तीसरा, expect professionals to act in compliance with ethical standards while exercising discretion। तो ये जो प्रोफेशनल जजमेंट जब हम अप्लाई करते हैं तो तीन बातें हमें ध्यान में रखनी है। हमारे स्टैंडर्ड्स जो है वो हमें प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है कि वो सारे सिनेरियोज के बारे में हमें जानकारी देने में असमर्थ है। वो एक नेचुरल डिफिकल्टी है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड्स में जो प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस है उनको पहले समझो, उनको हमारे सिनेरियो के हिसाब से एडप्ट करो, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स को डिजाइन करो, देन इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो और फिर अपना प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई प्रॉपरली करो। और उसके बाद में जो प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर या कोई भी प्रोसीजर आप फॉलो करते हो उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन करो। आपने इस सिनेरियो में उस प्रोसीजर को क्यों फॉलो किया उसका जस्टिफिकेशन भी आपको देना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट सिनेरियो आपको पॉइंट नंबर 1 में कवर होता है। उसके बाद में जब आप प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करोगे, स्टैंडर्ड्स require accountants to analyze facts, assess risk and make decisions accordingly। यानी ये informed decisions की प्रोसेस यहाँ पर फिर से रिपीट होती है। expect professionals to act in compliance with ethical standards while exercising discretion। discretion यानी न्यूट्रल रहो, बायस आप में नहीं आना चाहिए। जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो आपको लीक नहीं करनी है, डिस्क्रीटली आपको काम करना है, बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। सीरियसली अपना शांति से काम करो और अपना ओपिनियन देके बाजू में हो जाओ। तो ये तीन चीज़ें आपको, 1 2 3, ये तीन बातें आपको प्रोफेशनल जजमेंट के एप्लीकेशन में ध्यान में रखनी है। फिर तीसरा मुद्दा हमारा आता है की एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। 1 2 3 4 5, तो प्रोफेशनल जजमेंट से जुड़े हुए 5 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहला एस्पेक्ट क्या है आपका? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। उसका एक्सप्लेनेशन देखो। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड एंड अप्लाई स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंगेजमेंट। जिस तरीके का आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, आपके अपॉइंटमेंट लेटर में सारा स्कोप ऑफ एंगेजमेंट और आपका जितना भी काम करने, आपको आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, वो सारी चीज़ें आपका अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या हुआ भाई साहब? जो भी आप काम करोगे तो आपकी जो प्रोफेशनल एंगेजमेंट है, जो आपका प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट है, उस अपॉइंटमेंट को कौन से स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं, कौन सी प्रोसीजर्स आपको फॉलो करनी है, उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करो और आपके स्पेसिफिक एंगेजमेंट को जो सर्कमस्टांसेस है उनमें स्टैंडर्ड्स को प्रोफेशनल जजमेंट का एक्सरसाइज करते हुए अप्लाई करो। पॉइंट नंबर 2, decision making in uncertain situations। When standards do not explicitly address a situation, the accountant must analyze risk, consider alternatives and make a well reasoned decision। अब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ना, uncertain situations, ये हमने अभी यहाँ पर दूसरी लैंग्वेज में कवर किया कि भाई साहब प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हर पॉसिबल सिनेरियो के लिए गाइडेंस, रिकॉर्डेड गाइडेंस, डॉक्यूमेंटेड गाइडेंस प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? अनसर्टन सिचुएशंस बिजनेसेस में आ सकती है। ड्यूरिंग योर प्रोफेशनल जर्नी आप अनसर्टन सिचुएशंस को फेस कर सकते हो। तब प्रोफेशनल जजमेंट आपको किस तरीके से अप्लाई करना है? आप देखोगे कि आपके स्टैंडर्ड्स में क्या गाइडेंस है। अगर आपका जो प्रोफेशनल काम आप कर रहे हो उससे रिलेटेड आपके एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड में किसी प्रकार का कोई आपके पास गाइडेंस नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या ध्यान में रखना है? व्हेन स्टैंडर्ड्स डू नॉट एक्सप्लिसिटली एड्रेस अ सिचुएशन, यानी आपके एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड में किसी तरीके का किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड कोई गाइडेंस या स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे? The accountant must analyze risk,
कंसिडर ऑल्टरनेटिव्स एंड मेक अ वेल रीजन्ड डिसीजन। तो आपका जो एंगेजमेंट का जो रिस्क है, हो सकता है ऑडिट रिस्क हो सकता है ओपिनियन से रिलेटेड कोई रिस्क हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड का कोई रिस्क हो, तो किस तरीके का रिस्क है उस रिस्क का प्रॉपर एनालिसिस करो। ठीक है, अब रिस्क आपने आइडेंटिफाई कर लिया, स्टैंडर्ड्स में उससे रिलेटेड कोई आपके पास गाइडेंस नहीं है, तो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर आप कौन से फॉलो कर सकते हो जो स्टैंडर्ड में नहीं दिए हैं। ठीक है, इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए या फिर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करने के लिए आप ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर कौन सी अप्लाई कर सकते हो उसको ढूंढो। उसके बाद मेक अ वेल रीजन्ड डिसीजन। अब ये वेल रीजन्ड डिसीजन मतलब क्या, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करो कि भाई साहब आपका रिस्क किस प्रकार का रिस्क था, आपके एंगेजमेंट स्टैंडर्ड में उससे रिलेटेड कोई जानकारी नहीं थी, फिर आपने ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर कौन सी एडॉप्ट की और वो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर क्यों एडॉप्ट की, प्रॉपरली सब कुछ डॉक्यूमेंट करना। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोफेशनल जजमेंट का दूसरा की एस्पेक्ट। अब तीसरा, ethical considerations. All judgments should align with code of ethics issued by ICAI, ensuring integrity, objectivity and professional competence. तो हमारा जो प्यारा प्यारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है वो एक कोड ऑफ एथिक्स इशू करता है जो सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को फॉलो करना पड़ता है। जो भी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है, चाहे वो स्टाफ हो चाहे वो मेंबर हो, भाई साहब अगर आप आईसीएआई के साथ काम कर रहे हो तो आईसीएआई का कोड ऑफ एथिक्स एज अ मेंबर तो आपको मैंडेटरी फॉलो करना ही है। ठीक है, उसमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करने से क्या होगा, क्या वैल्यू एडिशन होगी, भाई साहब आपकी जो प्रोफेशनल सर्विसेज है उसमें इंटेग्रिटी की वैल्यू ऐड होगी, उसमें ऑब्जेक्टिविटी ऐड होगी एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऐड होगा। और इन तीनों क्वालिटीज को मिला के हमारा जो काम है वो ट्रस्टवर्दी होता है, वो ट्रांसपेरेंसी जनरेट करता है, वो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बैंक में लोन लेने के लिए जाता है, बिजनेस लोन लेने के लिए, तो वहाँ का वो ऑफिसर जो होगा, जो लोन ऑफिसर होगा या फिर जो क्रेडिट रेटिंग ऑफिसर होगा, वो क्या कहेगा कि भाई साहब आप एक काम करो, आपके जो इनकम टैक्स के रिटर्न्स है यानी आपके आईटीआर लेके आओ। अगर आपके आईटीआर है तो ठीक है, आईटीआर के साथ साथ आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी लेके आना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो अच्छा है, लेकिन सीए के अगर साइन है उस पर यानी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो और भी अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें आप लेके आओ। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आपको पैसा चाहिए तो वहाँ पे आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगेंगे। किसी गवर्नमेंट स्कीम में अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई बेनिफिट चाहिए, कोई सब्सिडी चाहिए, तो वहाँ पे भी आपको हो सकता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़े। किसी टेंडर के लिए भी आपको कोई टेंडर होते हैं गवर्नमेंट में, उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है कि इतना आपके पास एसेट होना चाहिए, इतना आपके पास मशीनरी होना चाहिए, जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उनके लिए भी आपको क्या दिखाना पड़ेगा, आपकी बैलेंस शीट दिखानी पड़ेगी, आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट। तो बहुत सारी जगहों पर क्या होता है, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल की सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, साइन की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ पर भी एक सिग्नेचर की अथॉरिटी होती है वहाँ पर एथिकल कंसिडरेशंस का होना बहुत ज़रूरी है, यानी इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आईसीएआई ने कोड ऑफ एथिक्स यानी हमारे जैसे प्रोफेशनल्स को एथिकली बिहेव कराने के लिए ये कोड ऑफ एथिक्स को इशू किया गया है। तो प्रोफेशनल जजमेंट में आपको एथिकल कंसिडरेशंस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी कोड ऑफ एथिक्स में जो बातें बताई गई है उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आता है आपका पॉइंट नंबर 4, मटेरियलिटी असेसमेंट। Accountants must decide the significance of misstatements or risk in financial reporting. जब आप प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है, तो वो मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना होता है कि भाई साहब रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट कितना है। ठीक है, उसके बाद रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्स। इन ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस एंगेजमेंट्स प्रोफेशनल्स असेस रिस्क एंड डिटरमाइन अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स टू एड्रेस देम। तो जब भी आप प्रोफेशनल जजमेंट आपका अप्लाई करोगे तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, डिसीजन मेकिंग इन अनसर्टन सिचुएशंस, उसके बाद में एथिकल कंसिडरेशंस, मटेरियलिटी असेसमेंट एंड रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्स, इन पांचों मुद्दों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, फिर आता है हमारा चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल, सिनेरियोज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा आता है मटेरियलिटी इन ऑडिट।
An auditor is reviewing financial statements and identifies an error of rupees 50,000 in a company with total asset of ruपीज 500 करोड़। तो यहाँ पर एक हमारे प्रोफेशनल सर्विस का सिनेरियो है। कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम? एन ऑडिटर इज रिव्यूइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू कर रहे हैं एंड जो हमारे ऑडिटर भाई साहब है उनको एक 50,000 रुपए का एरर मिला। कंपनी के टोटल एसेट यानी बैलेंस शीट, हम एसेट्स अगर कंसीडर करते हैं तो हम यहाँ पर ऐसा कंसीडर करते हैं कि भाई साहब आपकी बैलेंस शीट 500 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट है आपकी। ठीक है, तो 500 करोड़ में 50,000 का एरर आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। द ऑडिटर एक्सरसाइजेस प्रोफेशनल जजमेंट टू डिटरमाइन that the error is not material and does not require an adjustment। अब यहाँ पर मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, जहां पर भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर या मिस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वो एरर या मिस स्टेटमेंट मटेरियल तभी होता है जब वो एरर या मिस स्टेटमेंट की वजह से जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हमें ये पता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला इंटरनल यूजर्स, दूसरा होता है एक्सटर्नल यूजर्स। इन जनरल एक्सटर्नल यूजर्स जो होते हैं हमारे, उनके लिए हम जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिक डोमेन में पब्लिश करते हैं। अब वो जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनके बेसिस के ऊपर एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो अपने इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। जैसे कि अगर कोई इन्वेस्टर है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी देखेगा, अगर कोई क्रेडिटर है तो वो ये देखेगा कि मैंने जितना मटेरियल सप्लाई किया है उसका पेमेंट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर कोई आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने आपको वर्किंग कैपिटल के लिए या फिर कोई लॉन्ग टर्म लोन दे के रखा है तो वो क्या देखेगा कि मेरे लोन का सर्विसिंग हो सकता है या नहीं, यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिकवर होगा या नहीं। उसके बाद में अगर कोई एम्प्लॉई है तो वो क्या देखेगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, मेरी सैलरी कितनी मिल रही है, मुझे वेजेस कितने मिल रहे हैं, तो मुझे प्रॉपर सैलरी जितना मिलना चाहिए उतना मिल रहा है या उससे कम मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें कंपेयर करेंगे। एज अ सोसाइटी क्या देखेगी कि हमारे ये एक पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट जो है ये हमारे नेशनल इकोनॉमी में कितना इम्पैक्ट डालता है। तो कोई भी मिसस्टेटमेंट मटेरियल तभी होता है जब जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनके इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। अगर यहाँ पर 500 करोड़ की आपकी बैलेंस शीट है यानी नेटवर्थ हम इन शॉर्ट अगर कहते हैं तो यहाँ पर 500 करोड़ के सामने 50,000 इज अ वेरी वेरी नेग्लिजिबल एरर। 50,000 की वजह से किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जो यूज करने वाले लोग हैं उनके डिसीजन मेकिंग के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पर 500 करोड़ की नेटवर्थ में 500 करोड़ की बैलेंस शीट में अगर 50 करोड़ का एरर, अगर 50,000 की जगह पर 50 करोड़ का एरर अगर होता तो फिर वो एरर या मिसस्टेटमेंट मटेरियल हो जाता है। तो मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट आपको पहले तो पता होना चाहिए, उसके बाद में कौन से एरर या मिसस्टेटमेंट को हम मटेरियल कहते हैं और कौन से एरर या मिसस्टेटमेंट को हम इममटेरियल कहते हैं, इसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और जब हम बात कर रहे थे ऊपर में कि प्रोफेशनल जजमेंट तैयार कैसे होता है आपका, तो प्रोफेशनल जजमेंट आपका नॉलेज से तैयार होता है, आपके एक्सपीरियंस से तैयार होता है एंड आपके एथिकल कंसिडरेशन से तैयार होता है। तो जब आप मटेरियलिटी को अप्लाई करोगे तो प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल जजमेंट का सबसे पहला क्वालिटी क्या होता है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो मटेरियलिटी का नॉलेज अगर आपके पास है तो इस सिनेरियो के लिए आप प्रॉपरली अपना जज एज एन ऑडिटर एक डिसीजन ले पाओगे। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। उसके सामने एग्जाम्पल नंबर 2, इवेल्युएटिंग अ गोइंग कंसर्न। A company has incurred continuous losses, but it has secured a major long-term contract. The auditor must use professional judgment to assess whether the company can continue as a going concern based on available evidence. अब गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है, फिर से नॉलेज होना चाहिए आपको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक जो बिजनेस है वो नियर फ्यूचर में कंटिन्यू होगा। वो नियर फ्यूचर में जितना हम आगे देख सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, इन 4 साल के दौरान वो बिजनेस शट डाउन नहीं होगा ड्यू टू एनी रीजन। तो ऐसे बिजनेसेस को हम क्या करते हैं, इट इज अ गोइंग कंसर्न। ठीक है, तो जब हमें ध्यान में आता है कि ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो पाएगा यानी बिजनेस बैंकरप्ट हो जाएगा या बंद हो जाएगा, तब हम क्या कहते हैं कि ये जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है ये अभी
वैलिड नहीं है, ऐसा जजमेंट एक ऑडिटर लेता है। तो यहां पर क्या कहा गया है, अ कंपनी हैज इनकर्ड कंटिन्यूअस लॉसेस, यानी एक ऑडिटर जिसे अपॉइंट किया गया है, उसको जब अपॉइंट किया गया तब उसने पास्ट डेटा जब देखा तो भाई साहब को क्या मिला, कंटिन्यूअस लॉसेस है पिछले अकाउंटिंग ईयर्स में। अ कंपनी हैज इनकर्ड कंटिन्यूअस लॉसेस बट हैज सिक्योर्ड अ मेजर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक पुराने समय में तो लॉसेस है, लेकिन अभी करंट समय में उन्हें एक मेजर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो जब कंटिन्यू लॉसेस होते हैं तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है बिजनेस में। प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, इसका मतलब क्या, जो वर्किंग कैपिटल बिजनेस में चल रहा है वो उधारी का वर्किंग कैपिटल है। उधारी के वर्किंग कैपिटल में हमें प्रिंसिपल का भी रीपेमेंट करना पड़ता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट का भी रीपेमेंट करना पड़ता है। जब कंटिन्यू लॉसेस होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, उन लॉसेस को कवर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के पास उतने एम्पल अमाउंट ऑफ एसेट्स भी होने चाहिए। तो एज एन ऑडिटर जब आप ऐसे सिनेरियो में गोइंग कंसर्न के लिए डिसीजन लेने वाले हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कंटिन्यूअस लॉसेस को कवर करने के लिए क्या उतने अमाउंट ऑफ एसेट्स उस कंपनी के पास है या नहीं, यानी कैपिटल एसेट प्लस रेवेन्यू एसेट। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया, यानी रेवेन्यू एसेट तो कंपनी के पास है टू कवर कंटिन्यूअस लॉसेस। अब उसी को आप देखोगे कैपिटल एसेट्स भी है या नहीं है, प्रॉपर सिक्योर्ड है या नहीं है सारी चीज़ें। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप फिर डिसीजन ले सकते हो कि ठीक है यार, बिजनेस में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, प्रॉफिट लॉस होते रहता है। लेकिन अभी इस सिचुएशन में क्या चीज़ है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है आपका वैलिड है या इनवैलिड हो रहा है। The auditor must use professional judgment to assess whether the company can continue as a going concern based on available evidence। अब ये जो एविडेंस है ये एज एन ऑडिटर आपको गैदर करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई साहब आपके लॉसेस है तो आप क्या देखोगे, बैलेंस शीट देखोगे, कैपिटल एसेट्स कितने हैं प्लस रेवेन्यू एसेट्स कितने हैं, यानी साल भर में कमाई होने वाली है या नहीं होने वाली है। और जो वर्किंग कैपिटल का स्ट्रक्चर है आप वो देखोगे, कितना बाहर के लोगों से उधारी लिया है, कितना प्रिंसिपल प्लस कितना इंटरेस्ट रिपेमेंट करना है। जो नियर फ्यूचर में जो उनकी लाइबिलिटीज ये एक्टिवेट होने वाली है, यानी जिन लाइबिलिटीज़ का फुल पेमेंट करना है, क्या वो लाइबिलिटीज़ का पेमेंट सही टाइम पे सही तरीके से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें एज एन ऑडिटर आपको देखनी पड़ेगी। दैट मीन्स एविडेंस गैदर करना पड़ेगा और उसके बाद में फिर आप डिसीजन लोगे कि भाई साहब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट वैलिड है या इनवैलिड। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, रिस्क बेस्ड अप्रोच इन एंगेजमेंट्स। During an assurance engagement, the professional accountant identifies high fraud risk in cash transaction। तो भाई साहब एक एश्योरेंस एंगेजमेंट था तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट यानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या देखता है कि भाई फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कौन से कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शन में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, कैश वाले जो ट्रांजैक्शन है उसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। Instead of applying standard procedures uniformly, the accountant exercises professional judgment and designs additional procedures to address the risk। तो भाई साहब इन्होंने ऑडिटर ने क्या जजमेंट लिया कि देखो यार बहुत बड़े नंबर्स में, यानी ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है और अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में आपके कैश के ट्रांजैक्शन। अब मैंने करोड़ों छोड़ो, ये इम्प्रैक्टिकल बात हो गई, लेकिन इन जनरल बिजनेसेस में अगर बहुत सारे कैश ट्रांजैक्शन होते हैं तो कैश का मिस एप्रोप्रिएशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, कैश चोरी यानी थेफ्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, प्लस डेटा मैनिपुलेशन आप कर सकते हो अगर आपके कैश में ट्रांजैक्शंस है। तो जो भी ट्रांजैक्शंस बैंकिंग यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में कंडक्ट होते हैं उनको मैनिपुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। तो एज एन ऑडिटर हमारे भाई साहब ने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया कि किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर फ्रॉड रिस्क फैक्टर बहुत हाई है अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। तो ऑडिटर साहब ने क्या किया, जो स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोसीजर्स उन्होंने डेवलप की थी वो अप्लाई ना करते हुए स्पेसिफिकली ऑल्टरनेटिव यानी अलग इन कैश ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने के लिए और यहाँ पर जो ऑडिट रिस्क है उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए एडिशनल प्रोसीजर्स को, यानी बहुत ज़्यादा डिटेल में उन कैश ट्रांजैक्शंस का चेकिंग होने वाला है। तो इस तरीके से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ के दौरान मटेरियलिटी, गोइंग कंसर्न या फिर रिस्क बेस्ड अप्रोच, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोस को फेस करना पड़ेगा, तब आपको प्रोफेशनल जजमेंट अपना अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई कैसे आपका जनरेट कैसे होगा, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एथिकल कंसिडरेशंस, ये 3 क्वालिटीज़ के साथ। उसी के साथ प्रोफेशनल जजमेंट के 5 की एस्पेक्ट्स होते हैं।
interpretation of standards, decision making in uncertain situations, ethical considerations, materiality assessment, risk assessment and response. इन पांचों की एस्पेक्ट्स को आपको ध्यान में रख के अपने प्रोफेशनल जजमेंट को एक्सरसाइज करना पड़ेगा. ठीक है मित्रों. अब जो हमारी फुटनोट थी रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, उसके बारे में. डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट. द टर्म professional accountant refers specifically to the members of the Institute of Chartered Accountants of India. This means that the responsibility of exercising professional judgment lies with the qualified chartered accountants registered with the India. एकदम सिंपल फैक्ट यहाँ पर मैंने आपको दिया है. फिर इस पूरे के पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन. प्रोफेशनल जजमेंट इज एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ अप्लाइंग एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स. एकदम क्लियरली आपको समझना चाहिए. जो हमारा प्रोफेशनल जजमेंट होता है ये एक बहुत ही इसेंशियल एस्पेक्ट होता है इन application of engagement and quality control standards. Chartered accountants must make informed decisions based on technical expertise, experience, ethical principles and situational analysis. By exercising sound professional judgment, accountants uphold the quality, reliability and integrity of financial reporting and assurance engagements. तो इस तरीके से मित्रों हमारा पैराग्राफ नंबर 9 जो है उसका डिस्कशन होता है कंप्लीट. अब ये जो कंक्लूजन है ना, इसको मैंने जानबूझकर एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि अभी तक हमने जितना एक्सप्लेनेशन पढ़ा है उसका बस एक समरी फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पर 2 पॉइंट में समरी दी है. आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके इसको आप ध्यान से इस कंक्लूजन को पढ़ सकते हो. ठीक है, वैसे तो मैंने आपके लिए एक बार पढ़ लिया, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको फिर से समझना है तो आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ लो. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पैराग्राफ नंबर 9 का यानी प्रोफेशनल जजमेंट का डिटेल्ड डिस्कशन. अब यहाँ पे ना केवल 2 लाइन थी, लेकिन क्या होता है कि भाई साहब यहाँ पर बहुत ज़्यादा रीड बिटवीन द लाइन था. जब तक हम ये सारी की सारी बातें प्रोफेशनल जजमेंट से रिलेटेड डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक क्या होता है कि यहाँ पर प्रोफेशनल जजमेंट का जो एक्चुअल कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन एंड एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, तब तक हमें इस कॉन्सेप्ट के साथ हम इन कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और इन कॉन्सेप्ट को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे. इसीलिए जो ये डिटेल्ड अप्रोच हम फॉलो करते हैं, इसी की मदद से हम लोग अपना धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोफेशनल नॉलेज को डेवलप कर पाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो होता है समाप्त. हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैराग्राफ नंबर 10, अथॉरिटी अटैच्ड टू अदर स्टैंडर्ड्स एंड जनरल क्लैरिफिकेशंस. ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा ये पैराग्राफ एक इतना पैराग्राफ है और 2 फुटनोट्स है. तो ये ओरिजिनल टेक्स्ट प्लस 2 फुटनोट्स, इनको मैं एकदम शांति से प्यार से आपके लिए एक्सप्लेनेशन मैंने रेडी करके रखा है, उसी एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझेंगे. ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में. जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर करिए.